हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिहार सीजीएल मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मॉडल सेट 1, 2, 3 का डिस्कशन करवा चुके हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सब का डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। तो पहला सवाल है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है इसको हटाने का जो प्रोसेस होता है यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पूछा जा रहा है यूरोप का ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, यानी कि केंद्र में कौन है? सूर्य है। तो ये दिया गया था किसके द्वारा? कोपरनिकस साहब ये बताए थे कि जो सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसका क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। अगला सवाल है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या होती है। तो दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवन जो चलती है उसकी जो दिशा है वो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम से, उसके बाद क्या हो जाएगा? दक्षिण से पूरब की ओर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री है। पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला है जहाँ पर सिंदूर की फैक्ट्री स्थापित है। ये हो जाएगा लखीसराय में क्या है? सिंदूर की फैक्ट्री स्थापित की गई है। अगला सवाल है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 1871 में। अगला सवाल है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है यह किसका हिस्सा है? तो ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगला सवाल है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है भारत में रथ मंदिर के निर्माता कौन थे। तो भारत में जो रथ मंदिर था उसके निर्माता कौन थे? तो उसके जो निर्माता थे हुए थे पल्लव शासक। रथ मंदिरों में जो सबसे बड़ा रथ था उसका नाम था धर्मराज रथ। क्या नाम था दोस्तों? धर्मराज रथ। उसके बाद जो सबसे छोटा था उसका नाम था द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ। तो आप लोग को दो चीज़ याद रखना है कि भारत में जो रथ मंदिर के निर्माता थे वे पल्लव शासक थे और जो सबसे बड़ा रथ था उसका नाम था धर्मराज रथ और जो सबसे छोटा था उसका नाम था द्रौपदी रथ। अगला सवाल है किस देश के लोगों ने सबसे पहले स्थानीय मान पर आधारित गणना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह किस आर्टिकल में बताया गया? तो यह आर्टिकल 75 के 3 में बताया गया यह कि मंत्रिपरिषद जो होगा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अगला सवाल है 11 नंबर है कि गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की जो सहायक नदी है उसमें जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी ऐसा है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये पटना में गंगा के समीप आके मिलती है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है अपना पद त्याग कर सकता है किसको पत्र लिखकर? तो ये राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद को त्याग कर सकता है। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो। अगला सवाल है निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो सूर्योदय जो होगा वह सबसे पहले कहाँ होगा? इसमें देश का नाम दे दिया है। अगर भारत में पूछता तो कहाँ होता? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पूरब में क्या है हमारा? अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। ये पूरे विश्व में पूछ रहा है तो पूरे विश्व में देखेंगे कि पूरब की ओर कौन है? तो पूरब में जो है वह टोक्यो है, इसलिए क्या होगा? सबसे पहले सूर्य यहाँ पे उदय होगा। अगला सवाल है मशहूर पेंटिंग
हंस दमयंती के रचनाकार कौन है? हंस दमयंती के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वो है राजा रवि वर्मा। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है वो है केरल से। कहाँ से है दोस्तों? केरल से। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। क्या है दोस्तों कि भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको पद से कैसे हटाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति महाभियोग द्वारा उसे हटाया जाता है। अगला सवाल है, 1 और 2 को मिलान करना है। तो यहाँ देखेंगे तो कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में कैगा। कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा? कैगा हो जाएगा। तमिलनाडु में हो जाएगा कुडनकुलम। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नरोरा। और उसके बाद गुजरात में क्या हो जाएगा? काकरापारा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। अगला सवाल है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का संसद का अंग है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो चर्चा किया गया आर्टिकल 80 में किया गया है। ये पूछ रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पहला क्या है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके 1/3 सदस्य क्या है? 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी कथन सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। कब हुआ था इसका गठन? इसका गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952। कब हुआ था राज्यसभा का गठन? 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन किया गया था। अगला है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी कथन क्या है? तो पूछ कर रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। अगला सवाल है, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 से 59 का जो स्वतंत्रता संग्राम है यह एक पुस्तक है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक जो है यह लिखा गया है कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स के द्वारा। अगला सवाल है कि पाइका एक नृत्य है, वह किस राज्य में किया जाता है? तो ये उड़ीसा में किया जाता है। पाइका किस राज्य का नृत्य है? तो ये उड़ीसा का नृत्य है। अगला सवाल है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अनुसार किस राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार होता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए, राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो ये जिम्मेदार था कौन? समाहर्ता। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो देखेंगे कौन सा शहर सुमेलित नहीं है। तो ओसाका जापान का एक शहर है, ये कथन सही है। लंकासार ब्रिटेन में, ये भी सही है। उसके बाद सेलम भारत में, ये भी कथन सही है। बर्मिंघम ये गलत है। बर्मिंघम जो है यह फ्रांस में नहीं है, ये इंग्लैंड में है। कहाँ पर दोस्तों? इंग्लैंड में है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1873 में हुआ था। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र में। उसके बाद 1867 है। 1867 में प्रार्थना समाज को आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था। 1875 है बी में, यह 1875 में आर्य समाज को स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया आर्टिकल 110 के 1 में। और धन विधेयक कहाँ पे लाया जाता है? लोकसभा के द्वारा लाया जाता है। अगला सवाल है कि इकाई संतुलित बजट, इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में
रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सरकारी व्यय 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय भी 1 रुपया बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 रुपया से बढ़ेगी। अगला सवाल है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो वीर कुंवर सिंह गलत सुमेलित है। क्या है? गलत सुमेलित है। तो कुंवर सिंह बिहार से थे, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद लक्ष्मीबाई झांसी से थी, सही है। नाना साहब ये गलत है। नाना साहब कहाँ से थे? तो ये कानपुर से थे। कहाँ से थे दोस्तों? कानपुर से। अवध से कौन थी? तो ये बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ये भी कथन क्या है? सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहब। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? स्वामी दयानंद जो है उनके विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है नाम दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश। अगला सवाल है कि भारत के दोनों लोकसभा एवं राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंक आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10। अगला सवाल है कि साप्ताहिक चार्ली हबेडो कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये पेरिस से प्रकाशित होता था। कहाँ से हो जाएगा प्रकाशित? पेरिस से। अगले सवाल पे आएंगे कि वास्को डी गामा जो थे भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब किया था? तो 1498 में ये समुद्र के रास्ते से भारत आया था और इसको जो रास्ता दिखाने वाला था वह गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम क्या था? अब्दुल मुनिक। क्या नाम था दोस्तों? अब्दुल मुनिक। उसी की सहायता से वह केरल के तट काली तट पर पहुंचा था। अगला सवाल है कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये बढ़ रहा है। अगला सवाल है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि करके। क्या हो जाएगा दोस्तों? सरकारी व्यय में वृद्धि करके। अगला सवाल पे आएंगे कि लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? तो सबसे पहले जो लता मंगेशकर जो थी ये एक सिंगर थी, अब यह हम लोग के बीच नहीं रही। इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं, हो सकता है आने वाले पेपर में से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाए। तो लता मंगेशकर का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1929 में। कहाँ पर? तो इंदौर में हुआ था। जन्म हुआ था 1929 में, इंदौर में हुआ था। और इसके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। क्या नाम था दोस्तों पिता का? दीनानाथ मंगेशकर। जबकि माता का नाम था सेवंती। माता का नाम था सेवंती मंगेशकर। ने क्या नाम था? सेवंती मंगेशकर। और लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? इसको भारत रत्न मिला था, ये मिला था 2001 में। कब मिला था दोस्तों? 2001 में। तो इससे क्या 4 बात याद रखना है कि लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। इसके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर का था, माता का नाम सेवंती मंगेशकर था और इसे भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचक गण कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उसके तहत इसके निर्वाचक मंडल के द्वारा इसका चुनाव होता है और आर्टिकल 66 के तहत। अगला सवाल है संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो साइबर कानून जो होता है यह अपशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है और अपशिष्ट विषय ये कहाँ से लिया गया? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा निगम कर। निगम कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला सवाल पे आएंगे, बिहार में पटना हाई कोर्ट यानी कि पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो इसे जो स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। 3 फरवरी 1916 को इस स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और 25वां हाई कोर्ट जो है वह आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भारत का जो 25वां हाई कोर्ट है उसका क्या नाम है और किस राज्य में है। उसके अलावा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में हाई कोर्ट का जो स्थापना किया गया था वह 1862 में इसको स्थापित किया गया था। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका जो उत्तराधिकारी था आराम शाह था। आराम शाह किस वंश का था? ये था गुलाम वंश का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये भी गुलाम वंश का था और उस उत्तराधिकारी आराम शाह बना, ये भी गुलाम वंश से संबंध रखता था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य जो है भारत का वो है उड़ीसा। 50% से अधिक लोहा का उत्पादन यहाँ किया जाता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो शीतकालीन वर्षा जो होती है उत्तरी पश्चिमी भाग में वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं। अगला सवाल है, फूलों का संवर्धन विज्ञान। फूलों का जो संवर्धन विज्ञान है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला सवाल है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी जो होता है यह खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पौधे लगाना, यह किसके अंतर्गत आता है? तो सामाजिक वानिकीकरण के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम देखेंगे कि भारत में जो सामाजिक वानिकीकरण जो हुआ था इसका शुरुआत हुआ था 1982 में। कब हुआ था दोस्तों? 1982 में। 1982 में भारत में सामाजिक वानिकीकरण का शुरुआत हुआ था, जबकि प्रथम वन कानून जो बनाया गया था भारत में वो बनाया गया था 1894 में। 1894 में क्या हुआ था? भारत में प्रथम वन कानून को बनाया गया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई? तो ये जो क्रांति हुआ था ये 1688 में हुआ था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को ही रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रक्तहीन क्रांति। जो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। कब हुआ था? 1688 में यह हुआ था। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान में नहीं, इसका अब तो समाप्त कर दिया गया है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री का जो ये प्रधानमंत्री शब्द जो है इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है और भारत में अभी तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो चुकी है और जो 7वें नंबर का जो उप प्रधानमंत्री है उसका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। क्या है नाम दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी लास्ट 7वें नंबर के है और पहला नंबर के कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले सवाल पे आएंगे कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन है? तो मुख्य भूमि से अक्षांश गुजरता है, आप लोग को याद रखना है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ये है भारत का
अक्षांशीय विस्तार उत्तर टू नॉर्थ टू नॉर्थ। तो ऑप्शन देख के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं देना है। इसमें इसके बीच में जो इसके रेंज में जो आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए इसके अनुसार आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसके बीच में आता है। तो 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसके रेंज में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कुल 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कायम रहे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। पूछा जा रहा है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। हिरण है, क्योंकि क्या खाता हुआ, पादप को खा लेता है। उसके बाद अगर प्राथमिक उपभोक्ता क्या हिरण है, द्वितीयक उपभोक्ता पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन बेमेल है। कौन सा गलत कथन है उसको चुनना है। तो पहला है गोरीचंद शिखर, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये कथन सही है। नीलगिरी पर्वत ये केरल में नहीं है, कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, नीलगिरी पर्वत जो है यह, इसका सर्वाधिक विस्तार जो है यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। उसके बाद नीलगिरी पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है डोडा बेटा। अगला है कि नंदा देवी उत्तराखंड में, ये कथन सही है। खारदुंगला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख में है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख। तो इस तरीके से पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी भी हो जाएगा और ऑप्शन डी भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन गलत है। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। कब हुआ, 18 जुलाई 1947 को, जबकि इसे प्रस्तावित किया गया था कब, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में। अगला सवाल है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष के। इस तरीके से हमारा सामान्य अध्ययन कंप्लीट होता है। अब हम साइंस वाले पोर्शन पे डिस्कशन करेंगे। किस पे डिस्कशन करेंगे, साइंस यानी कि विज्ञान वाले पोर्शन। तो विज्ञान का पहला सवाल है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग और चाल, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई मात्रक होता है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ½ mv²। तो बोल रहा है कि वेग को दुगुना कर देंगे, इसको दुगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगला सवाल है कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अकोशिकीय जीव है। अकोशिकीय जीव जो होता है यह विषाणु जो होता है अकोशिकीय जीव होता है। अगला सवाल है, जब उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। कौन एक क्या है, पीड़ाहारी है। तो ये नोवल्जीन जो है यह पीड़ाहारी है। नोवल्जीन क्या है, पीड़ाहारी है। अगला सवाल है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर देंगे, द्रव्यमान क्या कर देंगे, आधा, और उसकी चाल को दोगुनी कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी वो हम लोग देखते हैं। तो पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। क्या करेंगे, द्रव्यमान को आधा किया है तो 1/, यानी कि m/2 हो जाएगा, और उसको दुगुना किया है तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हुआ था। तो कितना बच गया, 2 गुना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 2 गुनी। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो छिपकली क्या है, स्तनधारी प्राणी नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो मांसपेशियों में जो थकान होती है वह लैक्टिक एसिड के कारण होती है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दिया। तो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति जो है इसका अवधारणा दिया गया था लिनियस के द्वारा, और लिनियस को ही वर्गीकी का पिता कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है लिनियस को। और लिनियस के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी घटक नहीं है। तो स्वपोषी घटक नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। अपघटक क्या है, स्वपोषी घटक नहीं है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है, अपघटक ही पाया जाता है। अगला सवाल है कि आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है। तो आसमान का जो नीला रंग होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि कोशिका भित्ति डैश में अनुपस्थित होती है, यानी कि कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता है। तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण। तो मोमबत्ती का जो जलना होता है यह इसमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है यदि किसी सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी। तो पूर्ति का जो लोच हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। अगला सवाल है कि बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा। तो कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वह होता है mvr बराबर NH/2π। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि क्षार धातुओं में क्या होता है। तो क्षार धातु जो होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है NS2NP1। क्या हो जाएगा, NS2NP1। और इसका जो क्षार धातु के अंतर्गत कौन कौन आएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, और यह S ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अगला सवाल है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वह साइनोकोबालामिन होता है और इसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। अगला सवाल है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन K, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है दोस्तों, फिलोक्विनोन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक कौन हो जाएगा। तो इसके अनुसार प्लास्टिक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लकड़ी, रबर, कागज इत्यादि भी क्या होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। अगले सवाल पे आएंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्य। अगला सवाल है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो भारी जल का जो अनुभार होता है वह 20 होता है और इसका जो फार्मूला होता है D2O होता है। और भारी जल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में, भारी जल का, तो मंदक के रूप में। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। कोशिकीय सिद्धांत का जो अवधारणा जो प्रस्तुत किया था उस वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान 1839, 1838 और 1839 में इसके द्वारा कोशिकीय सिद्धांत को, अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है। तो प्राकृतिक बहुलक जो है इसका जो उदाहरण है यह स्टार्च है। अगला सवाल है और हमारा आज का अंतिम सवाल है, एड्स एक डैश जनित रोग है। तो एड्स जो होता है यह विषाणु जनित रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, विषाणु जनित रोग होता है।